हेलो कंपटीटर्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का सिविक्स का जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर, लिंग, धर्म और जाति। तो सबसे पहला टॉपिक है जेंडर एंड पॉलिटिक्स, सार्वजनिक और निजी विभाजन को समझना, लिंग और राजनीति। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का यौन विभाजन। निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट डोमेन में मतलब निजी क्षेत्र के मायने में घर का काम जैसे कि खाना बनाना, सफाई करना, गेस्ट का वेलकम करना और भी बहुत सारा काम होता है। ये सबको शुरू से ही माना जाता है कि ये महिलाओं का जिम्मेदारी है, ये काम महिला का है। मतलब घर के अंदर वाला काम जो भी है वो सब महिला करेगी, ठीक है। डोमेस्टिक वर्क इज सीन एज अ वुमेन्स नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तरह का ये सिस्टम बना दिया गया कि ये महिला का ही होगा घर के अंदर का काम, और घर के बाहर का काम जो पब्लिक डोमेन का काम होगा, जो सामाजिक काम होगा, सार्वजनिक क्षेत्र का काम होगा, घर के बाहर का काम होगा। ये शुरू से ही माना जाता रहा, ऐसा बना दिया गया सिस्टम कि पुरुषों का काम होगा, मेल का होगा। पॉलिटिक्स जैसे हो गया, आउटसाइड वर्क जैसे कि ऑफिस जाना या फिर राजमिस्त्री का काम करना या फिर आर्किटेक्ट का काम करना, कोई भी बाहर का बस चलाना काम हो गया, ट्रेन चलाना हो गया, टिकट कलेक्टर का काम हो गया। ये सब काम माना गया शुरू से ही कि बाहर का जितना भी काम है घर के बाहर का वो मेन करेगा, पुरुष करेगा। तो महिलाओं का बाहरी श्रम अक्सर कम मूल्यवान या अवैतनिक होता है। वुमेन्स आउटसाइड लेबर इज ऑफन अंडर वैल्यूड और अनपेड। अब शुरू से ही ऐसा एक मानसिकता बना दिया गया, सिस्टम बना दिया गया कि घर के अंदर का सारा काम जो है वो महिला करेगी। लेकिन इसके बावजूद अब जेंट्स मेल जो है वो बाहर काम करता है तो उसका एक वेतन होता था, पेमेंट होता है, ठीक है। उन लोग को पेमेंट मिलता था, मतलब काम के बदले दाम। लेकिन महिलाएं जो उतना काम घर के अंदर करती थी, या आज के भी डेट में नॉन पेमेंट वर्क है, इसे एक अनपेड वर्क माना जाता है। इसका कोई पेमेंट ही नहीं होता, बस आप घर देखिए, ठीक है। तो ये आज भी जारी है। लेकिन अब केरल जैसे राज्यों में और भी कुछ राज्यों में, तमिलनाडु जैसे राज्य में भी आजकल डिमांड जो है होने लगी है महिलाओं के तरफ से कि हम लोग भी अपने घर में इतना देर काम करते हैं, मतलब आपसे ज़्यादा ही कह लीजिए काम करते, दिन भर घर में रहते हैं, घर का काम संभालते हैं, तो हमारा भी कुछ पेमेंट क्यों ना हो, हमें भी पेमेंट मिले। चाहे वो हमारे हस्बैंड अपने पेमेंट में से 50% या 30% जो भी है वो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट में दे, या फिर सरकार ऐसा कुछ व्यवस्था करे कि आउटसाइड जो काम कर रहे हैं मेरे हस्बैंड किसी ऑफिस में, किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उसका कुछ पेमेंट हाउसवाइफ के भी अकाउंट में सीधे आ जाए। ऐसी आवाज़ें उठ रही है, धीरे धीरे इस पर भी काम होगी और इस पर भी कानून बन जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी काम हो रहा है। तब देख लीजिए जेंडर इनइक्वालिटी स्टैट्स, लिंग और असमानता के आंकड़े। अब फीमेल लिटरेसी रेट कितना है हमारे देश में? ओनली 54% महिला साक्षरता दर। और वहीं मेल का कितना है? पुरुष का 76% है। सोच लीजिए कितना डिफरेंस है। महिलाएं इंडिया में 54% ही लिटरेट है, मतलब पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जेंट्स 76%। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही कहा गया कि महिलाएं को घर का काम करना है, महिलाओं को ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं है। जो महिलाएं जिद्दी होती थी या जिनके परिवार ऐसा सोचते थे कि नहीं महिलाओं को भी बराबर है कि उसे भी पढ़ना लिखना चाहिए, तो वही लोग अपनी घर के महिलाओं को पढ़ने के लिए छूट देते थे और पढ़ती भी थी महिलाएं। तो खैर ये इतना भी जो हुआ है, 54% भी जो आया है, ये हमारी सरकार ने आज़ादी के बाद बहुत सारा एम्पावरमेंट का काम किया है, कानून बनाया है, जिसके कारण 54% पे है। और ये बहुत ही तेज़ी से अब आगे जा रहा है, क्योंकि आज के डेट में
हमारी सरकार और भी ज़्यादा काम महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। हर चीज़ में इक्वालिटी ला रही है। हमारे बिहार सरकार में ने तो बहुत सारी चीज़ों में 50% कर दिया है। कोई भी वैकेंसी जाएगी 50% महिला को जाएगा। उसके बाद की जो सीट बचेगी वही सब में बटेगा। ठीक है। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। पीपीएससी पीटी निकालने पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। कॉलेज वगैरह में 0 फी पे जो है उनका एडमिशन होता है। तो ये सारी फैसिलिटी दी जा रही है वुमेन को बढ़ाने के लिए, वुमेन का लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब है चाइल्ड सेक्स रेशियो, बाल लिंग अनुपात। ये 919 है। कितना है? 919 है। मतलब 1000 बॉयज पे, पुरुष पे 919 महिलाएं ही हैं। और ये सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है हरियाणा में, काफ़ी कम है, 800 समथिंग है। ठीक है। और इसलिए जो है 1976 में पहला बार हमारा भारत सरकार ने एक नया कानून लाया, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम, कि अगर महिला हो या पुरुष हो, वो एक ही काम कर रहे हैं तो उनको एक ही पेमेंट मिलना चाहिए। ये कानून तो बन गया है, लेकिन आज के भी डेट में ये बहुत ज़्यादा कम फॉलो हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे क्या आप देख सकते हैं अपने लोकल सोसाइटी में जा कर के, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं कि पुरुषों को कितना पेमेंट मिल रहा है सेम काम, लेबर का ही काम करने का, और महिलाओं को कितना काम, महिला वर्कर को कितना काम मिल रहा है, कितना वेजेस मिल रहा है, कितना पेमेंट मिल रहा है। अब सिनेमा में भी आप लोग देख सकते हैं, क्या एक सिनेमा में एक हीरो का भी रोल होता है और हीरोइन का भी रोल होता है। ठीक है। लेकिन फिर भी हीरो को, जितने भी मेल एक्टर होते हैं, उनको जो है फीमेल एक्टर के से कहीं ज़्यादा पेमेंट मिलता है। अगर मेल एक्टर को किसी सिनेमा के लिए 50 करोड़ मिल रहा है, तो फीमेल एक्टर को मुश्किल से 15 करोड़ मिलता है। बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है एक्ट्रेस, तो उसको 18 करोड़ 20 करोड़ मिल सकता है। तो ये लगभग 30-25 करोड़ का डिफरेंस है आज के भी डेट में, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे काम मांगता है। खैर, सरकार के पहल के कारण चाइल्ड सेक्स रेशियो भी बहुत कम हो रहा है। मतलब अब ठीक ठाक हो रहा है, अभी 919 पे आया है। इसके पहले और भी काफ़ी कम था। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग फिर आगे देखते हैं क्या है, वुमेन्स पॉलिटिकल पावर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा 2019, रीच 14.36% रिप्रेजेंटेशन, स्टिल लो कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो हमारे इंडिया में 2019 के लोकसभा में 14% रिप्रेजेंटेशन वुमेन का हुआ, मतलब कि 14% मेंबर जो है वो महिलाएं थी। ऐसा पहली बार हुआ था, 14% महिलाएं लोकसभा में मेंबर पहले बार हुआ था। और 10% सबसे पहला बार टच हुआ था लोकसभा में वुमेन मेंबर्स का परसेंटेज 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में 10% 2009 एंड 14% 2019। मतलब ठीक 10 साल में कितना बढ़ा? 10 साल में 4% ही मात्र बढ़ा है। ठीक है। और ये काफ़ी कम है ग्लोबल स्टैंडर्ड को अगर देखा जाए तो। कैसे? आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नॉर्डिक कंट्रीज में 42% है वुमेन रिप्रेजेंटेशन उसके नेशनल पार्लियामेंट में। हमारे इंडिया में कितना है अभी लेटेस्ट? 14%। और नॉर्डिक कंट्रीज में देख लीजिए कितना है, 42%। नॉर्डिक कंट्रीज का मतलब हो गया डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड, फोरो आइलैंड, ये सबको नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। यहाँ क्या है, ये किधर का रीजन हो गया? तो ये मोस्टली नॉर्थ यूरोपियन रीजन है। मतलब यूरोपियन कंटिनेंट में जो नॉर्थ में जो भी कंट्रीज है उनको ही कहा गया है नॉर्डिक
कंट्रीज। यहाँ करप्शन भी काफ़ी कम है, लाइफ का बहुत ही हाई क्वालिटी है, मतलब हैप्पी इंडेक्स में इन कंट्रीज का जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में काफ़ी ऊपर नाम आता है, टॉप पे आता है। यहाँ के लोग का लाइफ स्टाइल जो है बहुत ही बढ़िया है और सब लोग खुशहाल तरीके से रह रहे हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्डिक कंट्रीज का। तो इसलिए वहाँ वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। कितना है? 42%। और अमेरिका में 22.6% है। ठीक है, और इंडिया में वही 10.8% है, लेकिन अब जाके 14% हो गया है 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट, रिलीजन एंड कम्युनलिज्म, धर्म और सांप्रदायिकता। विश्वास और राज्य का मेल, द इंटरसेक्शन ऑफ फेथ एंड स्टेट, डायमेंशन ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता के रूप कितने हैं? पूर्वाग्रह, प्रीजुडाइस, एवरीडे बिलीफ्स इन्वॉल्विंग रिलीजियस स्टीरियोटाइप्स एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, मेरा धर्म महान तो मेरा धर्म महान, इस तरह का जो है चलन आज के समाज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कि नहीं हिंदू बढ़िया है तो मुस्लिम बढ़िया है, मुस्लिम यहाँ नहीं रह सकते हैं, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का है, हिंदू से ही मुस्लिम बने हैं। ऐसा बहुत सारा चलन है समाज में, कथन है, कहानी है। तो ये सब क्या है? प्रीजुडाइस है, पूर्वाग्रह। लामबंदी, मोबाइलाइजेशन, यूज ऑफ सेक्रेड सिंबल्स एंड इमोशनल अपील्स टू पोलराइज वोटर्स। अब चुनाव के इलेक्शन के समय क्या होता है? क्या पोलराइज किया जाता है वोटर को एक सेक्रेड सिंबल या इमोशनल अपील के थ्रू। जैसे कि आप इलेक्शन के ठीक पहले क्या होता है, हिंदू मुस्लिम का कहीं भी राइट जानबूझकर करवा दिया जाएगा, दंगा करवा दिया जाएगा। तो बस इससे क्या हो जाता है? लामबंदी होने लगता है, मुस्लिम लोग एक होने लगते हैं और हिंदू लोग एक होने लगते हैं कि नहीं दंगा हो गया, अब एक भी हिंदू को वोट नहीं देंगे, हिंदू कहता है मुस्लिम को वोट नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम को नहीं देखने लगता है और मुस्लिम हिंदू को। तो ये नफरत की आग जो है वो पनपने लगती है। तो ये सब इलेक्शन के दौरान आम बात है, पहले तो बहुत होता था, थोड़ा बहुत कम हुआ है, या हो सकता है आज की भी डेट में हो रहा होगा किसी डिफरेंट रूप में। जैसे कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है तो डिजिटल लामबंदी हो रहा है। अब हिंसा, वायलेंस, अगली फॉर्म्स लाइक कम्युनल राइट्स एंड मैस्क्योर्स सीन ड्यूरिंग पार्टीशन। अब जिस समय हमारा देश विभाजित हुआ था, इंडिया पाकिस्तान बना था, उस समय भी भारी दंगा हुआ था। खैर उसके बाद भी बहुत बार दंगा वगैरह होता गया। दंगा में क्या होता है? दंगा में एक धर्म दूसरे धर्म के लोग को मार रहा होता है, जिसको जहाँ मौका मिलता है मार काट, न जाने कितने परिवार जो है वो तबाह हो जाते हैं, हिंदू का भी और मुस्लिम का भी। तो ये सब है सांप्रदायिकता के रूप है, डायमेंशंस ऑफ कम्युनलिज्म। ये सब नहीं होना चाहिए। एक फैज अहमद फैज थे, उनका 4 लाइन एनसीईआरटी सिविक्स में दिया हुआ है। हो सकता है किसी एग्जाम में इसका 2 लाइन देकर पूछ ले कि ये किसका लाइन है या किसका कथन है। हम तो ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। ये फैज अहमद फैज जी का लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी सिविक्स में दिया हुआ है। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले ये 2 लाइन दे करके, हम तो ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद डॉट डॉट डॉट, या फिर चारों लिख दे, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। कितनी गहराई है इस लाइन में, आप लोग सोच सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और सिविक्स में एक जगह दिया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव ए स्पेशल और एन ऑफिशियल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारा देश जो है वो क्या है? सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, मतलब किसी भी धर्म को यहाँ एडवांटेज नहीं दिया गया। यहाँ पे सभी धर्म के लोगों को बराबर हक है, सबके लिए बराबर कानून है। ठीक है, अभी तक तो ऐसा नहीं है, भविष्य का पता नहीं। साचर कमेटी एक बना था, साचर कमेटी याद रखिएगा। उन्होंने बताया था कि शोड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द मुस्लिम
is expected to go up a little by about 3 to 4% in the next 50 years, कि अगले 50 सालों में मुस्लिम आबादी जो है वो 3 से 4% बढ़ जाएगी। ठीक है। 1961 since the population of Hindus, Jains and Christians has declined marginally। 1961 के बाद क्या हुआ है, क्या हिंदू, जैन, क्रिश्चियन के आबादी में जो पॉपुलेशन में है थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, थोड़ा कमी हुआ है। क्योंकि अब अगर आप अगल बगल पता करेंगे, हमारे पहले के जनरेशन के 90s के पहले के जनरेशन का आप पता करेंगे कि हर घर में कितने भाई बहन का परिवार होता था, तो 4, 5, कहीं कहीं तो 8, 7 ऐसे दिखता था। लेकिन आज के डेट में सब लोग सिर्फ 2 ही रखते हैं आगे का फ्यूचर। ठीक है, मैक्सिमम 2 हो गया बहुत, इतना महंगाई है कैसे होगा। तो इसलिए हिंदी और क्या कि लोग एजुकेटेड हो जाते हैं तो समझते हैं क्या 1-2 ही सही है, ज़्यादा करने से जो है पॉपुलेशन का दबाव हो जाता है, पॉपुलेशन बढ़ जाता है किसी भी कंट्री में और उससे क्या क्या दिक्कतें होने लगती हैं। तो इसके कारण भी वो लोग खुद ही 1 या 2 पे रुके रहते हैं। लेकिन जो अनएजुकेटेड होते हैं, जिन्हें दुनियादारी से उतना मतलब नहीं है, तो वो लोग जिसको इतना ज्ञान नहीं है, ना बायोलॉजिकल ज्ञान है, ना ही उतना पैसा है कि वो इससे संबंधित ऑपरेशन जो है वो करवा सके, तो बहुत सारी बातें होती है जिसके कारण पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो द प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम, सिख एंड बुद्धिस्ट हैज इंक्रीज्ड मार्जिनली। 1961 के बाद जैसे कि हिंदू, जैन और क्रिश्चियन का आबादी घटा है थोड़ा सा, उसके अब बनिस्बत जो है सिख, बुद्धिस्ट और मुस्लिम का आबादी थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है। अब है फाउंडेशंस ऑफ अ सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। नो ऑफिशियल रिलीजन अनलाइक नेबर्स, इंडिया गिव्स नो स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। नेबर्स मतलब कि बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह वगैरह, ये सब इस्लामिक कंट्री, मतलब इस्लाम मानने वालों का यहाँ प्राथमिकता है, बाहुबली है, सब कुछ है। ठीक है। फ्रीडम एंड इक्वालिटी, राइट टू प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एनी faith, state can intervene to end discrimination। एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, यहाँ पे कोई भी काम, कोई भी प्रैक्टिस या फिर किसी भी विचार को फॉलो करने का पूरा आज़ादी है। आपको पूरा आज़ादी है कि आप किसे फॉलो करते हैं। आपका मन है बुद्धिस्ट बन जाने का, बन जाइए। आपका मन है हिंदू बन जाने का, धर्म चेंज कर लीजिए, बन जाइए। आपका मन है क्रिश्चियन बन जाने का, बन जाइए। यहाँ पे कोई भी वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे और सब कंट्रीज में। यहाँ उतना भेदभाव नहीं रखा जाता है, ये इंडिया की स्पेशलिटी है। जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड था हमारे सोसाइटी में। धीरे धीरे एजुकेशन के थ्रू जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते गए, पढ़े लिखे होते गए, वैसे वैसे ये चीज़ें ख़त्म होते गई और आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गई है। जाति और राजनीति, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट बेस्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब अभी तक हम लोग रिलीजन के बारे में सिर्फ देख रहे थे, अब हम लोग कास्ट का देख रहे हैं कि समाज में कास्ट सिस्टम का क्या महत्व है, क्या हिस्सेदारी है, क्या समानता है, क्या असमानता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। NSSO के डेटा के बेसिस पे यहाँ पे परसेंटेज दिखाया गया है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे, मतलब कि गरीब, किस जाति में कितने लोग गरीब हैं आज के भी डेट में, ये यहाँ बताया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे किस में है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में है। ST लोग जो है वो आज की भी डेट में सबसे ज़्यादा गरीब हैं, 45.8% लोग। उसके बाद नंबर आता है शेड्यूल्ड कास्ट का, SC का, 35.9%, मतलब 36% मान लीजिए आप। उसके बाद आता है अदर बैकवर्ड क्लास, OBC में जितने भी कास्ट हैं वो सबको मिला के 27% होता है कि 27% OBC वाले लोग जो है वो
पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, बाकी क्या है ऊपर है, मतलब अमीर है या मिडिल क्लास है। हिंदू अपर कास्ट 11.7, लगभग 12% लोग जो है वो आज के भी डेट में गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा जाति है, तो शेड्यूल ट्राइब्स। सबसे कम गरीब कौन सा जाति है, कौन सा ग्रुप है, तो वो है कास्ट ग्रुप अपर कास्ट, ठीक है, 12%, लगभग 11.7%। हाउ कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड, जाति का राजनीतिकरण। मोबिलाइजेशन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ब्राउट न्यू कंसिस्टेंस टू लोअर कास्ट। Coalitions, caste entered negotiations to form political blocs and demand rights. New identities, broad categories like backward and forward have emerged in power politics. Backward forward का राजनीति होने लगा है। बैकवर्ड लोग एकजुट एक अलग हो जाते हैं और फॉरवर्ड लोग एक अलग ग्रुप बना लेते हैं और ठान लेते हैं, एक नियम बना लेते हैं कि नहीं नहीं उसको वोट नहीं देना है, ठीक है, फॉरवर्ड खड़ा हुआ है उसको वोट नहीं देना है। बैकवर्ड खड़ा हुआ है, चाहे वो जैसा है, चोर है, चिल्लर है, कुछ भी है, बेईमान है, गुंडा है, उसको जिताओ भाई, क्योंकि वो हमारे कास्ट का है, ठीक है। ऐसा जनरल भी सोचते हैं और लोअर कास्ट के भी सोच सकते हैं। तो ऐसा ही होता है समाज में। समाज है तो सारा चीज़ आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। हर चीज़ एकदम से ख़त्म हो जाए ये तो पॉसिबल कहीं भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आगे भी थोड़ा बहुत भी रहेगी ही रहेगी, 100% कभी कम नहीं होगा। सब कुछ बढ़िया ही हो जाएगा तो फिर मज़ा क्या आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आई या कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उसको एक अलग क्लास में डिस्कस कर दूंगा। पहले उसे ही डिस्कस कर दूंगा, फिर उस जो न्यू टॉपिक होगा उससे आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब सारांश समरी क्या निकलता है इससे। सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी इफ एक्सप्रेस्ड हेल्दली। विविधता लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है यदि इसे स्वस्थ रूप से व्यक्त किया जाए। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं पावर शेयरिंग चैप्टर में, बेल्जियम और क्या था श्रीलंका में क्या कहानी है। एक जगह क्या कहते हैं उसको, डाइवर्सिटी जो है दोनों जगह था, लेकिन एक ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, पावर को शेयर किया, तो एक जगह शांति है, और एक ने अच्छे से डील नहीं किया तो आज भी वहाँ अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।